इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर मेरे पास में है वो भारत चीन सीमा से आई है। आज सरहद पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन खामोशी से हुआ, बिना शोर शराबे के हुआ, बिना लड़ाई झगड़े के हुआ, बिना किसी का खून बहाए हुआ। चीन की फौज गोगरा पोस्ट से वापस चली गई है। भारत की फौज भी अपनी बैरक में लौट आई है और यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले एक साल से लद्दाख में भारत और चीन की फौजें एडवांस पोजीशन पर हैं। दोनों मुल्कों के बीच टेंशन बनी हुई है। गलवान वैली में जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद चीन को आइडिया लग गया था कि भारत के तेवर बदल चुके हैं, इसलिए चीन बातचीत की टेबल पर आया और रास्ते निकलने शुरू हुए। पिछले हफ्ते 31 जुलाई को ईस्टर्न लद्दाख की गोगरा पोस्ट पर भी बातचीत के जरिए समझौता हुआ और आज हमारी फौज ने इसे ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया। सेना और आईटीबीपी दोनों ने कहा कि देश की संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और न पहले कभी किया गया। लेकिन ऐसा ही है कि चीन और भारत दोनों की सेनाएं अपनी अपनी पुरानी पोजीशन में लौट गई हैं। इस इलाके में चीन ने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे। भारत की सेना भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थी। भारत की तरफ से भी विवादित इलाके में बंकर्स बनाए गए थे, लेकिन 4 और 5 अगस्त की रात को चुपचाप दोनों सेनाएं वापस लौट गईं। जो बंकर बनाए गए थे, जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, उनको तोड़ दिया गया। चीन ने भी जो कुछ बंकर खड़े किए थे, उन्हें चीन की फौज ने ही नष्ट किया और भारत की फौज ने ग्राउंड पर इसे कंफर्म भी कर लिया। यह बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ एक पोस्ट का विवाद नहीं था। गोगरा पोस्ट की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। यह एक ऐसी जगह है जहां से हमारी फौज पर पूरी नजर रखी जा सकती है। दुनिया की सबसे ऊंची हमारी एयर स्ट्रिप पर पहुंचने का रास्ता बंद किया जा सकता था। इसलिए इस पोस्ट से चाइनीज फौज को वापस भेजना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें कई महीनों का वक्त लगा। एक दो नहीं, पूरे 12 राउंड की बातचीत हुई। कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हुई। नतीजा यह कि सबसे पहले गलवान से चीनी सैनिक पीछे हटे। इसके बाद पैगोंगसो इलाके में भी चीन अपनी पुरानी जगहों पर लौटा, परमानेंट पोस्ट पर लौट गया और इस बार पेट्रोलिंग पॉइंट 17 यानी ईस्टर्न लद्दाख की गोगरा पोस्ट से चीन की फौज पीछे हट गई है। चीन की सेना के जवान पीछे हट गए हैं। यानी भारत और चीन की सेना के जिन 4 पॉइंट्स को लेकर टेंशन थी, उनमें से 3 इलाकों पर समझौता हो चुका है। अब बात हॉट स्प्रिंग पर होगी। आज आर्मी की तरफ से बताया गया कि 4 और 5 अगस्त को कोऑर्डिनेटेड तरीके से भारत और चीन की सेना डिसएंगेज हुई। अब आमने सामने यानी मिरर पोजीशन पर कोई भी तैनाती नहीं है। 31 जुलाई को चुशुल मोल्डो सेक्टर में जो 12वें राउंड की बात हुई, उसमें यह तय हुआ कि दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले वाले स्टेटस को फॉलो करेंगी। अप्रैल 2020 से पहले सेनाएं जहां थी वहीं रहेंगी और कोई भी देश एक तरफा इस स्थिति को बदलने की कार्रवाई नहीं करेगा। आर्मी ने बताया कि पिछले 2 दिन से जो डिसएंगेजमेंट हुआ, उसे फिजिकली वेरीफाई किया गया है। इसका मतलब है कि दोनों सेनाओं के अफसरों ने गोगरा पोस्ट पर जाकर इस डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को सुनिश्चित किया, कंफर्म किया और अब ईस्टर्न लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर चीन की तरफ से जितने भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे, उसने जो भी टेंट या दूसरे सामान इकट्ठा किए थे, वो सब के सब उखड़ चुके हैं। सही बात है, आमने सामने थे, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था फरवरी के अंदर में, दैट हालात को हम जो है फेस ऑफ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, शांति बरकरार रखने का कोशिश करेंगे करके एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, उसके बरकरार रखते हुए दोनों साइड ने, दोनों पक्ष ने कोई उल्टा पुल्टा का जो कार्रवाई है, वो इस प्रकार का कार्रवाई नहीं किए। वहां पर डिसएंगेजमेंट का एक और कदम जो है हम अचीव कर सकते हैं। वो उसका कारण यह है कि दोनों साइड ने अपना पेशेंस रखा और फेस ऑफ को आगे नहीं बढ़ाया। ये एक महत्वपूर्ण एक कारण है। गोगरा एरिया के अंदर में बहुत कम लोग थे, तो इसलिए कि वो नफरी जो है, हम नफरी के ऊपर हमको जाना नहीं चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात जो है, जो
अगर उन्होंने कोई रहन सहने के लिए कोई छोटा सा अकोमोडेशन वगैरह बना भी लिया है तो वो सब निकाल के ले गए हैं। हम लोग भी निकाल के ले गए हैं। जो पहले अप्रैल के पहले उस इलाके के अंदर जैसे माहौल था, जैसे जमीन था, उसी मुताबिक अभी वापस आ चुका है। इसलिए हमको बाकी चीजों को देखने से अलावा इसको एक अच्छा कदम मान के चलना चाहिए और इसको आगे बढ़ता हुआ हमको अगला दूसरा एरिया से भी डिसएंगेजमेंट का कार्रवाई के लिए बातचीत करते रहना चाहिए। तो जो खबर मैंने आपको बताई उसे लेफ्टिनेंट जनरल एसएल नरसिम्हन ने कंफर्म किया है, ऑफिशियली कंफर्म किया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर में दोनों सेनाओं के, भारत और चाइना के 50 से 60 हजार जवान मौजूद हैं। लेकिन गलवान के डिसएंगेजमेंट जोन में दोनों देशों के सिर्फ 30 जवान ही तैनात हैं, वो भी डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पर नजर रखने के लिए। इनके पीछे दूसरी लेयर में दोनों तरफ 50-50 सैनिक मौजूद हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि अप्रैल 2020 के बाद चाइना ने सिर्फ गलवान नहीं बल्कि ईस्टर्न लद्दाख में 3-4 जगहों पर एग्रेशन दिखाने की कोशिश की थी। चाइनीज आर्मी ने गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के अलावा पैगोंग सो, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में आगे आकर अपने टैंक्स और सेना को जमा किया। इसके साथ साथ डेप्सोंग में भी फ्रिक्शन पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर चीनी फौज आगे नहीं आई बल्कि चीन ने हमारे जवानों के पेट्रोलिंग का विरोध किया। इसके बाद टेंशन शुरू हो गई थी। लेकिन अब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस फाइनल स्टेज में है। गलवान और पैगोंग सो इलाके से तो चाइनीज आर्मी पहले ही वापस जा चुकी है और आज सेना ने कंफर्म किया कि गोगरा पोस्ट यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से भी चीन की फौज वापस चली गई है, पीछे हट गई है। लेकिन अभी भी हॉट स्प्रिंग में भारत और चाइनीज आर्मी दोनों आमने सामने हैं। टेंशन डेप्सोंग वर्ल्स में भी है। तो अगले दौर की बातचीत में इन दोनों पॉइंट्स पर चर्चा की जाएगी। ये गोगरा पोस्ट जो है एक गोगरा जो है एक एरिया है, पोस्ट जो है उसके अंदर में एक जगह पर होगा। ये जो है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो वाटरशेड जो बोलते हैं, जो पहाड़ का सिलसिला है, उसके ऊपर एक पोस्ट है। उसके दोनों तरफ, एक तरफ हमारी सेना थी और उनकी तरफ उनकी सेना थी। तो आपस में जो है आपस में जो फासला था वो कम था, इस वजह से वो खास अहमियत रखने वाला एक जगह है। वैसे भी वो ऊंचा जगह है, इसलिए वो डोमिनेशन के ऊपर मदद करता है। तो ये इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये हमको महसूस करना चाहिए कि ये एक अच्छा कदम है और इसको आगे बढ़ता रहना चाहिए। और भी जगह हैं, जैसे कि अब एक और जगह है, वहाँ भी हमने डिसएंगेजमेंट कराना है और देप्सांग बल्ज के ऊपर भी बातचीत चलना है, डेमचोक के ऊपर भी बातचीत चलना है। तो अभी कार्रवाई अभी बाकी है, लेकिन ये एक अच्छा कदम है डिसएंगेजमेंट के पूरा करने का जो रवैया है उसमें एक अच्छा कदम है ये। इसको हमको वेलकम करना चाहिए। ये अच्छा कदम क्यों है, इसे वेलकम क्यों करना चाहिए, इसे समझने के लिए इस समझौते की अहमियत को जानना जरूरी है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग सेक्टर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसे डिटेल में समझने की जरूरत है। असल में लद्दाख में एलएसी पर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, यानी वो चौकियां जहां पर भारतीय सेना के जवान पेट्रोलिंग करते हैं। गोगरा इलाके में जो पेट्रोलिंग पॉइंट है उसे PP-17 कहते हैं, जबकि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग इलाके में है। तो पिछले साल जब चाइनीज आर्मी तिब्बत में मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए आई थी तो उसने इन इलाकों में भी अपनी सेना को आगे की तरफ भेज दिया था। इसी वजह से विवाद बढ़ा, टकराव हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग गलवान सब सेक्टर में चांग चेनमो नदी के बिल्कुल करीब है। यह पूरा इलाका काराकोरम माउंटेन्स के नॉर्थ की तरफ पड़ता है और कोंका पास नाम ये उस दर्रे के बिल्कुल पास में है जो चाइना के मुताबिक दोनों देशों की बाउंड्री मार्क करता है। यानी समझिए कि दोनों पोस्ट भारत और चाइना की बाउंड्री पर हैं, सरहद पर हैं। हमारा दावा यह है कि अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा है, इसलिए चीन को यह इलाके बार बार खटकते हैं। वैसे जब 1960 में भारत और चीन की बाउंड्री को लेकर ऑफिशियल नेगोशिएशन हुआ था, तब यह कहा गया था कि वेस्टर्न सेक्टर का बॉर्डर
दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ कोंका पास है, दूसरी तरफ की बाउंड्री शिनजियांग और लद्दाख को डिवाइड करती है, और साउथ की तरफ से यह तिब्बत और लद्दाख को बांटती है। यानी हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट चाइना के दो सबसे अशांत प्रोविंस के बिल्कुल नजदीक हैं, और चीन को डर है कहीं भारतीय सेना धीरे धीरे कोंका पास से होते हुए तिब्बत तक न पहुंच जाए। इसलिए चीन इस इलाके में डोमिनेट करना चाहता है। जहां तक हमारी सेना का सवाल है, तो यहां फोर्स और पेट्रोलिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि 1962 में चीन इन इलाकों में गड़बड़ी कर चुका है, और वो हम भूले नहीं हैं। चीन इस पॉइंट से आगे लद्दाख की तरफ जाना चाहता था, लेकिन हमारी सेना ने उसे रोक दिया था। और सबसे बड़ी बात यह कि गोगरा पोस्ट वो ऊंचाई वाला इलाका है, जो भी इस पोस्ट पर रहेगा स्ट्रेटेजिकली उसकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। इसलिए यह भारत और चीन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, लेकिन बातचीत हुई, कई राउंड की बातचीत हुई, रास्ता निकला है। अब कोंका पास के करीब चाइनीज पीएलए है, जबकि इसके साउथ वेस्ट रीजन में हमारी फौज है। गोगरा पोस्ट जो भारत का जो हॉट स्प्रिंग इलाका है, जो भारत का कोस्ट है, उसके नजदीक एक जगह है जिसको गोगरा के नाम से जाना जाता है, जहां पर जो इंडियन आर्मी का पेट्रोलिंग पॉइंट 17 अल्फा या 17 ए बोलते हैं, वो जो जगह है उसको गोगरा एरिया बोलते हैं। सबसे पहले तो जो इलाका है वो खुद में ही इतना ज्यादा मुश्किल इलाका है। हमें पता है कि वो एक हाई ऑल्टीट्यूड इलाका है, 16,000 17,000 फीट पे है। वहां पर कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह से कि वहां पर सैनिकों को बिल्कुल आराम से अपना वो करें। वहां पे बन रहा है, लेकिन बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। उसके ऊपर से चाइना जैसा एक देश के साथ में हमारा जो तनाव है, उसमें और प्रेशर आ जाता है, और साथ ही तकरीबन 1 साल से ऊपर उसी इलाके में बना रहना, उसी इलाके में जो चाइनीज के सामने रहना, और एक ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जबकि कुछ भी हो सकता है। पूरे चीजों को अगर हम देखें तो हमें पता होगा कि कितना मुश्किल होगा उन सैनिकों को वहां पर रहने का, खासतौर पे एक विंटर से, जो सर्दी का एक मौसम जो उन्होंने वहां पर देख चुके हैं। और उसके बाद आज अगर एक डिसएंगेजमेंट की जो प्रतिक्रिया गोगरा में समाप्त हुए, उसका वजह यह है कि भारतीय सैन्य के जो और आईटीबीपी के जो सेना के अंग है, वो वहां पर डटे रहे, और वहां पर बिल्कुल 1 इंच भी उन्होंने पीछे नहीं हटा, और चाइनीज को वहीं के वहीं आमने सामने रहने की वजह से आज जो है एक डिसएंगेजमेंट की जो प्रतिक्रिया है गोगरा में पूरा हुआ है। तो एक्सपर्ट्स की बात आपने सुनी। हमारी फौज डटी रही, चाइना के सामने आंखों में आंख डालकर लड़ती रही, तो फिर चीन को पीछे हटना पड़ा और सरहद का विवाद थोड़ा बहुत सुलझा है। यह अच्छी बात है, अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन यह सिलसिला भी लंबा चलेगा। चीन की हमेशा आदत रही है कि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों के पेशेंस को टेस्ट करता रहता है। अगर कोई डर जाए तो उसे और आंखें दिखाता है, और कोई उसे आंखें दिखाए तो पीछे भी हट जाता है। चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो भारत पीछे नहीं हटा, सरहद पर अपनी फौज की तैनाती और मजबूत की। भारत ने सीमा पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत किया, और मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि सरहद पर हमारी फौज, हमारी तैयारी, हमारी ताकत चीन से जरा भी कम नहीं है। चीन आज पीछे हटने को तैयार हुआ, इसके लिए कई लेवल पर काम हुआ। चीन से डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भी बात हुई। हाल ही में एससीओ की बैठक में भारत और चीन दोनों के रक्षा मंत्री मौजूद थे। बैक चैनल टॉक्स के जरिए जो कुछ तय हुआ, उसका रिफ्लेक्शन कोर कमांडर्स की मीटिंग में दिखाई दिया। लेकिन यह मानकर चलना चाहिए कि चीन से झगड़ा न जल्दी सुलझता है और न आसानी से। सरहद को लेकर चीन का टकराव सिर्फ भारत से नहीं है, कई मुल्कों के साथ है, और सब जगह ये झगड़े लंबे चलते हैं। भारत के साथ भी चीन का टकराव कोई नई बात नहीं है, काफी वक्त से चल रहा है। इसीलिए चीन से डील करते वक्त हर कदम संभाल कर रखना पड़ता है। एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। जहां तक चीन का सवाल है, उस पर एक तरफ दबाव है अमेरिका का, दूसरी तरफ एक नया फ्रंट उसके लिए खुला है तालिबान का, इसलिए वो भी बहुत चौकन्ना है। और अफगानिस्तान से ज्यादा सावधान है क्योंकि वहां इस वक्त जंग के हालात हैं, सिविल वॉर चल रही है,
और वहां का ताजा हाल भी मैं आपको दिखा देता हूं। पिछले एक हफ्ते से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरा पर्सन बलराम यादव अफगानिस्तान में हैं, वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। काफी खतरा है। आज मनीष प्रसाद काबुल से करीब 450 किलोमीटर दूर मज़ार शरीफ में थे। ये वही इलाका है जहां अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के बाद सबसे पहले तालिबान ने कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन अफगानिस्तान की फौज ने तालिबान को शहर में घुसने नहीं दिया। इस वक्त मज़ार शरीफ के बॉर्डर एरिया में तालिबान और अफगानिस्तान आर्मी के बीच जंग चल रही है। मनीष प्रसाद आज अफगान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मज़ार शरीफ पहुंचे और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर नीचे हुआ आया, वहां जबरदस्त गोलीबारी चल रही थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, अब से कुछ देर पहले मनीष प्रसाद ने भेजी हैं। मनीष प्रसाद और बलराम यादव वॉर जोन में हैं, जान पर खेलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मनीष जिस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे तब वहां लगातार गोलियां चल रही थी और इसी गोलीबारी के बीच मनीष प्रसाद ने यह रिपोर्ट भेजी। तालिबान का एरिया है, उसको डोमिनेट करते। इस समय हम बल्क प्रोविंस में हैं और यहाँ पर एरिया को डोमिनेट करने के लिए अफगान आर्मी एक बार फिर से तेज ऑपरेशन कर रही है। यहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई है। ठीक ऊपर से भी जो इस समय अफगान आर्मी के जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो फायर कर रहे हैं, वो पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ये तस्वीर इस समय ठीक सामने की है और यहाँ पर फायर करते हुए इस एरिया को डोमिनेट करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तालिबान का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है और इसीलिए अब कॉन्टिन्यूस फायरिंग की जा रही है। वहाँ से भी काउंटर फायर आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि तालिबान के इस एरिया को डोमिनेट करें। ठीक सामने आरपीजी राउंड्स फायर किए जा रहे हैं और ये एक साथ तेज ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है ताकि वहाँ पर फायरिंग की जाए। और यहाँ एक तरफ जहाँ से एमएमजी एलएमजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहीं ठीक सामने की तरफ जो इस समय आरपीजी राउंड है उसे फायर किया जा रहा है तालिबान के अड्डों पे, जाकि जहां पर इंफॉर्मेशन इस बात की थी कि तालिबान बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है और फिर इसीलिए उस जगह से अब तालिबानियों को भगाने की पूरी तैयारी की जा रही है और ये अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। हमवी को ऊपर की तरफ रखा गया है और उसे एरिया को डोमिनेट करने की तैयारी की जा रही है। ये कहा गया वो ठीक ऊपर वहां पर जो अफगान फोर्सेस के लोग हैं वो आ गए और ये फायर किया है तालिबान के अड्डे पर फायरिंग। और इस समय ये बल्क प्रोविंस की तस्वीर है जहां पर इस समय फायर कंटिन्यूस किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है और ये ठीक सामने आप देखें तो ये काउंटर फायरिंग की आवाज आपको सुनाई देगी। हमवीज से फायर किया जा रहा है और ये फायरिंग इसलिए है ताकि कंट्रोल तरीके से इसे रोका जा सके। हमें कहा गया है कि हम इसके पीछे की तरफ रहें ताकि ये पूरी तरीके से कवर हो सके। वो ठीक सामने आरपीजी राउंड को फायर करते हुए इस समय अफगान फोर्सेस के जवान हैं और ये कॉन्टिन्यूस फायरिंग की जा रही है। बल्क प्रोविंस के इस एरिया को डोमिनेट करना बेहद जरूरी है और इसीलिए यहाँ पर चारों तरफ जो कमांडर यहाँ पर हैं वो खुद इसकी जानकारी दे रहे हैं और वो सामने की तस्वीर जहाँ पर ये फायर किया जा रहा है और जो हमवीज के ऊपर माउंटेड वेपन है उससे भी फायर किया जा रहा है ताकि कहीं से भी जो मेन एरिया है तालिबानियों का उस एरिया को पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकें। ये तस्वीर इस समय बल्क प्रोविंस की है जहां पर कॉन्टिन्यूस फायरिंग की जा रही है। एक बार फिर से आरपीजी राउंड को फायर किया जा रहा है और यहां पर ये फायरिंग के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो जहां पर इनपुट मिला था पूरे कोऑर्डिनेट्स के साथ उन एरियाज को पूरी तरीके से डोमिनेट किया जाए। और ये इस समय बल्क प्रोविंस का पूरा इलाका है। हमें कहा गया है कि इसके नीचे रहें और ये चारों तरफ फायरिंग हो रही है माउंटेड गन्स। और ये तस्वीर इस समय बल्क प्रोविंस की है। हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ एक तरफा फायरिंग नहीं बल्कि तालिबान की तरफ से भी फायरिंग की जा रही है। इसीलिए इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि इसको पूरी सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए। और जो एरिया तालिबान ये दावा कर रहा था कि एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, दरअसल एरिया को पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है। ये तस्वीर इस समय अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की है जो पूरी तरीके से सक्षमता के साथ इस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। एलएमजी राउंड्स बिल्कुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे फिर उसके बाद ये फायर किया जा रहा है ताकि जहां पर वो इस चेक पॉइंट के बाद तालिबान अंदर की तरफ ना आ सके। और ये तस्वीर दिखाते हैं जो हमवीज हैं
उसके ऊपर से फायर किया जा रहा है। कॉन्टिन्यूस फायरिंग है। ये बल्क प्रोविंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मज़ार शरीफ इसी की राजधानी है और कुल मिला के 5 लाख से ज्यादा लोग इस जगह पर रहते हैं। अफगान फोर्सेस का ये अभी तक का सबसे बड़ा असॉल्ट ऑपरेशन है जिसमें कोशिश ये की गई कि कहीं से भी जो तालिबान है वो आगे की तरफ ना आ सके और इस बात का ध्यान रखा गया कि सिविल लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। और ये हमवी से लगातार फायर किया जा रहा है और इसके साथ साथ आरपीजी राउंड फायर किए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है और उधर से भी दूसरी तरफ से भी कॉन्टिन्यूअस फायरिंग हो रही है। ये तस्वीर बल्क प्रोविंस की है और यहाँ पर इस समय अफगान सिक्योरिटी फोर्स और स्पेशल फोर्स के कमांडोज पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। वॉर जोन से रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता। मैं मनीष प्रसाद की तारीफ करूंगा। बहुत खतरा उठाकर उन्होंने ये तस्वीरें हम तक भेजी हैं और मैंने आपको जैसी तस्वीर जैसी रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी यूं की यूं आपको दिखाइए ताकि आपको अंदाजा लगे कि कितना खतरा है वहां पर, हालात क्या हैं। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान के बल्ख प्रोविंस की राजधानी है, कैपिटल है। और मनीष जब मज़ार शरीफ के गांव में गए उसी वक्त तालिबान के 100 से ज्यादा फाइटर्स ने अफगान फौज के कमांडोज को घेर लिया। जबरदस्त जंग शुरू हुई, दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई और मनीष प्रसाद और कैमरा पर्सन बलराम यादव जंग के बीचों बीच फंस गए। उस हालात में मनीष ने जो रिपोर्ट भेजी है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे ठीक पीछे एसपीजी 9 है जो अब फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार है। पूरे कोऑर्डिनेट्स मिले और उस कोऑर्डिनेट्स के बाद जो मेन तालिबान का एरिया है उसको डोमिनेट करते हुए इस समय अफगान सिक्योरिटी फोर्स के ये सभी जवान जो हैं अलग अलग ऑपरेशंस और इस पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट करते हुए आगे की तरफ अग्रेसिव ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि फाइनल असॉल्ट के साथ कहीं से भी तालिबान आगे की तरफ यानी मज़ार शरीफ की तरफ ना आ सके। चल चल दौड़ 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 के चल। इस समय कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के साथ जो मेन एरिया है उस पर फायरिंग की जा रही है और ये चारों तरफ गोलियों की गूंज है क्योंकि वहां से भी तालिब्स जो हैं वो लगातार फायर कर रहे हैं। हमवीज के ऊपर जो गन माउंट है उसके ऊपर से फायरिंग की जा रही है और ये ठीक सामने की पोजीशन जो है वहां पर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के साथ फायर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पर इनपुट करीबन 50 से ज्यादा तालिबानियों का मिला था और फिर उसके बाद कमांडर ने यहां पर पूरे असॉल्ट ऑपरेशन की तैयारी की है। ये तस्वीरें उसी वॉर जोन की हैं जो मनीष प्रसाद ने भेजी हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रिस्क उठाकर, कितना खतरा उठाकर उन्होंने आंखों देखा हाल आपको पता चले इसके लिए खतरा उठाया। ये तस्वीरें, ये गोलियों की आवाज वाकई में दिल दहला देती है और ऐसी जगह से रिपोर्टिंग करना कोई आसान काम नहीं होता। इस्तेमाल कर रहे हैं वही ठीक सामने की तरफ जो इस समय क्योंकि वहां गोलियों की आवाज इतनी ज्यादा है इसलिए मनीष प्रसाद की जो पूरी बात है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। कई बार माइक दूर हो जाता है और कई बार उन्हें पीछे आड़ लेनी पड़ती है। मेन तालिबान का एरिया है उसको डोमिनेट करते। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान के 5 बड़े शहरों में है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाला इलाका है, डेवलप्ड सिटी है, लेकिन अब यहाँ की कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें गोलियों के निशान ना हो, जिस पर बम के धमाकों का असर न हुआ हो। आरपीजी राउंड है। अफगानी फौज और तालिबान के लड़ाके आमने सामने हैं और लगातार फायरिंग हो रही है। तालिबान का एरिया है उसको डोमिनेट करते तालिबान अंदर की तरफ ना आ सके। जो हमवीज हैं लेकिन ये भी सही है कि
अब तक तालिबान का इस शहर पर कब्जा नहीं हो पाया है। फिलहाल शहर के बाहरी इलाकों में जंग हो रही है। पूरा इलाका रेगिस्तानी है। यहाँ अफीम की खेती होती है और ये जो अफीम है ये पैसा कमाने का बड़ा जरिया है। इसलिए तालिबान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इस इलाके पर कब्जा करे और अब जब अमेरिकी फौज वापस चली गई है तो तालिबान की पूरी कोशिश है कि इस इलाके पर कब्जा किया जाए। इसके लिए तालिबान ने पूरी ताकत झोंक दी है। मनीष प्रसाद और बलराम दोनों बड़े रिस्क जोन में थे। तस्वीरें देखकर मुझे चिंता हो रही है और अभी अभी मुझे पता चला कि वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनीष, सबसे पहले तो आज पे बताइए, आप बिल्कुल ठीक हैं? आपकी चिंता बहुत होती है ये तस्वीरें देखकर, ये गोलियों की आवाज सुन के? जी, मैं और बलराम हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे साथ थी। जैसे ही बल्क प्रोविंस के किनारे पर हम पहुंचे तो ये आखिरी पॉइंट है जहां से तालिबान अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने देखा कि यहाँ पर काफी लोगों का प्रेजेंस हो रहा है और जो फोर्सेज है उनका डिप्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, वहां से फायर शुरू हुआ और फायर शुरू होने के बाद फिर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। दरअसल जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा गया कि कहीं से भी कोई भी जो सिविल लोग हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि आगे शील्ड के तौर पर बच्चों और महिलाओं को रखा हुआ था। आगे बच्चे और महिलाएं थी, कई सारे सिविल लोगों की गाड़ी थी। रजी, जो हमारे साथ कर्नल तमीम अहमद थे, जो इसके कमांडिंग ऑफिसर और कमांडर थे जिन्होंने पूरा ऑपरेशन देखा, दरअसल उन्होंने हमें ये बताया कि तालिबान जो है बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव ऑपरेशन कर रहा है। हमारे पास खुद यहाँ पर कर्नल तमीम अहमद तमीम है। सर, कितना इंपॉर्टेंट था और ये इम्पोर्टेंट, और जब तालिबान और ये फायर कर रहे थे तो कैसे उसे काउंटर किए? ما دگر ولتانی محمد تمیم هستم. همین سالی که فعلا ما شما اینجا رفتیم منطقه به نام پل مملکت میشه که سه ولسوالی را به مرکز ولایت ولسوالی بیدادی و شهر مزار شریف وصل میکنه. نقطه استراتژی است. ما که اینجا رفتیم طالبان با همکاری طالبان पाकिस्तानी और अरब खारिजी के महल तजम्मुल कर रहे हैं। इसको मैं ट्रांसलेट भी कर देता हूँ मेरे साथ अब्दुल्ला। हाँ, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा इन्होंने क्या कहा। कर्नल साहब, तमीम अहमद तमीम कह रहे हैं ये जो वहाँ पे आज ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन का जगह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसके रास्ते इसी रास्ते से गुजरता है। और वहाँ पे जब कमांडर साहब वहाँ पे थे, ये कह रहे हैं कि आमने से तालिबान का हमला हुआ और इन्होंने उनका फौरी जवाब दिया। तो रजी, ये इस समय की प्रेजेंट सिचुएशन है। मनीष, दर्शकों को ये भी बता दो, ये जो एरिया है ये स्ट्रेटेजिकली तालिबान के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों इस पर इतनी जंग हो रही है? रजी, ये इम्पोर्टेंट एरिया इसलिए भी है क्योंकि ये बल्क प्रोविंस की राजधानी मज़ार शरीफ है और ये एक, आप ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक जिस तरीके से तालिबान के लिए इमोशनल कैपिटल के तौर पे कांधार है, तो ठीक उसी तरीके से मज़ार शरीफ उनके लिए इकोनॉमिक ट्रेड के लिए है। उज्बेकिस्तान के साथ 55 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है और ये पूरा ट्रेड रूट है। और यहाँ पर दावा करने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक जो लाइन है अफगानिस्तान की, उस पर दावा करना। इसलिए एक बार फिर से लेफ्टिनेंट जो कर्नल तमीम अहमद तमीम है, सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट दिस मज़ार शरीफ, दिस बल्क एरिया? منطقه به خاطر از این نقطه استراتژیت اگر اینجا دشمن بگیره مزار شریف رو میگیره، مزار رو گرفت بندر ایران رو میگیره، دیگه مستقیم به مرز پاکستان میرسه. यहाँ पे कर्नल साहब कह रहे हैं ये जो जगह है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मज़ार शरीफ जो नॉर्थ साइड पे बिल्कुल अहम प्रोविंस है, वो जैसे ही ये इलाका अगर तालिबान के हाथ में लग गया तो वो आसानी से मज़ार शरीफ की तरफ बढ़ सकते हैं और वहाँ से हैरतान की तरफ जो बिल्कुल ही वहाँ पे ट्रेडिंग या तजारती जगह है उसको ले सकते हैं। इसीलिए बहुत ही हमारे लिए मुहिम जगह है, इम्पोर्टेंट है। और यही वजह है कि इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस एरिया का है और हमने ये तय किया, हमें जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर बोला था कि मज़ार शरीफ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे तालिबान की संख्या बहुत ज्यादा है, तालिबान यहाँ पर है। और इसके साथ मनीष, जो आपने पहले जो रिपोर्ट भेजी थी, जो रिपोर्ट वाकई में वो देखकर दिल दहल गया, तो आपका कितना दिल दहला होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक दर्शकों के बाद फिर से उसका एक ग्लिम्स दिखाना चाहता हूं, किस तरह से गोलियां चल रही थी,
आवाज आ रही थी और फिर आप वहां कवर लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां से। ये वो तस्वीरें हैं जो मनीष प्रसाद ने हमें वॉर जोन से भेजी हैं। मज़ार शरीफ का इलाका है जिस पर कब्जा करने के लिए अब मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये तस्वीरें दिखाई हमने दर्शकों को और उनको बताया कि ये क्यों इतना स्ट्रेटेजिक इलाका है और काफी रिस्क लेकर आपने वहां से ये तस्वीरें भेजी हैं। जब वॉर जोन में थे तो वहां क्या नजारा आपको दिखाई दे रहा था? रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए प्रॉपर्ली एम्बुश्ड एरिया था, इसलिए कमांडिंग ऑफिसर जो हमारे साथ में यहाँ के कोर कमांडर 209 थे, उन्होंने हमें पहले ही जानकारी दी थी कि एक रूट को फॉलो करते हुए अलग अलग तरीके से जाए। तो मैं और बलराम हम भी इसमें हम उस समय मौजूद थे और हम ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं से भी तालिबान के ट्रैप में न फंसे। और जैसे हम बल पर पहुंचे थी वही हुआ जिसका हमें अंदाजा था। खासतौर पर जो एरिया था, इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए तालिबान लगातार कोशिश कर रहा है और हमारे साथ कमांडिंग ऑफिसर जी, पहले कि मैं कमांडिंग ऑफिसर से बात करूं, मैं आपको बलराम को भी दिखाना चाहता हूं कि बलराम ने बहुत बहादुरी के साथ ये शूट किया। उस दौरान तो तालिबान की तरफ से गोलियां पड़ रही थी, तो जी बलराम बहुत ही आगे की तरफ आगे बढ़कर कवर कर रहा था और बहुत ही जो खासतौर पर जो कैप्चर कर रहे थे। लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं थी रवि जी, क्योंकि गोलियां दूसरी तरफ से भी आ रही थी और तालिबान लगातार फायर कर रहा था। खासतौर पर जैसे ही उसने बहुत सारी हमवीज देखी, हमारे साथ करीबन 7 से 8 हमवीज थी, जैसे ही उसने देखा तो उसके बाद तुरंत हमारी लोकेशन में फायर करना शुरू कर दिया और उसका जवाब देने के लिए लगातार कोशिश की गई। जो एक तरीके से लाइफलाइन है पूरा मज़ार शरीफ के लिए और इसीलिए इसको देखना, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कमांडिंग ऑफिसर खुद इस बात में बात करूंगा क्योंकि मनीष थोड़ा सा अगर धीरे धीरे बोलेंगे तो आवाज ज्यादा क्लियर आएगी। मैं जानता हूं आप जिस लोकेशन पे हैं वहां से कनेक्ट करना आसान नहीं है और आपके अंदर इतना जोश है और जैसे आप बोलते हैं और बलराम की आप बात कर रहे थे, मैं बलराम की हिम्मत को भी जानता हूं। आप दोनों ने बड़ी हिम्मत का काम किया और दर्शकों को ये वाकई में अपनी आंखों से वॉर जोन देखने को मिला। जो गोलियों की आवाज है वो दिल दहलाने वाली थी। तो अब आप जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन जरा धीरे धीरे करेंगे तो बहुत क्लैरिटी से आपकी आवाज आएगी, आपका चेहरा भी दिख रहा है। अरे जी, ये उत्सुकता है इस बात की क्योंकि जब वहां पे पहुंचे तो सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी और फायरिंग लगातार की जा रही थी और खासतौर पर जो हमारा एक पॉइंट था जिसके जरिए हम बाहर निकले, वो पूरा एरिया था। उस एरिया को डोमिनेट करने के लिए अफगान फोर्सेस ने लगातार ये ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ये पहले तो ये बताएं कि ये जो आज ऑपरेशन हुआ वहां से कितना फायर आ रहा था, कितनी ज्यादा फायरिंग हो रही थी? जो हमारे ऊपर फायर कर क्या कह रहे हैं कमांडर? कमांडिंग ऑफिसर आज ऑपरेशन हुआ, जब वहां से करते तो वहां से जो इनके ऊपर फायरिंग हो रही थी वो बारिश इराक में तालिबान वहां पे थे और लोकल वहां से फायरिंग हुई तो अफगान आर्मी ने जब हम वहां पे पोजीशन पे थे तो उस दौरान स्नाइप किया गया, स्नाइपर वहां पे मौजूद थे। अब वो किस तरीके का 7.62 बुलेट थी या फिर कोई और बुलेट का इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन जो एम करके टारगेट किया, हमारे ठीक सामने मचान थी और मचान के साथ सीमेंटेड बाउंडेड बॉडी थी, वो गोली उस पर लगी। उसके बाद तुरंत कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे डाउन किया और डाउन करने के बाद सभी जितने भी वहां पे जवान थे उन सबको कहा कि वो बिल्कुल एम करके जहां पे गोली आई उधर फायर करे। और फिर जैसे ही फायर शुरू हुआ वहां से लगातार कॉन्टिन्यूस राउंड फायर होने लगे और इसी को कंट्रोल करने के लिए इसके बीच में एक ब्रिज है। एक ब्रिज के इस तरफ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ तालिबान अपना डोमिनेंस और प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उस एरिया को पूरी तरीके से डोमिनेट करने के लिए आज अफगान सिक्योरिटी फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जैसे ही तालिबान की तरफ से फायरिंग हुई लगे। मनीष, वॉर जोन से रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं आपकी और बलराम की तारीफ करूंगा, इतना खतरा उठाया। अब तो आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस समय गोलियां चल रही थी दोनों तरफ से तो आपका कितना दिल धड़का होगा, वो देख करके ही हमें घबराहट हो रही थी। तो प्लीज प्लीज आप और बलराम अपना ख्याल रखिए,
बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपने रिपोर्ट भेजी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्रशंसा मैं आपकी करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मनीष और बलराम दोनों सेफ हैं। इस तरह के हालात में रिपोर्टिंग करना बहुत खतरनाक होता है। जब दोनों तरफ से गोलियां चल रही हो तो कुछ भी हो सकता है। और मनीष और बलराम ने जो तस्वीरें भेजी हैं, गोलियों की जो आवाज आपने सुनी है, उससे आपको हालात का अंदाजा हो गया होगा। मैं एक बार फिर मनीष और बलराम की हिम्मत की तारीफ करना चाहता हूं। मनीष के साथ अफगान आर्मी के जो अफसर थे वो बता रहे थे कि जिस जगह पर जंग हो रही है वो स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर इस जगह पर तालिबान का कब्जा हो गया तो तालिबान मज़ार शरीफ में पहुंच जाएगा और उसके बाद तालिबान काबुल तक पहुंच सकता है। इसीलिए अफगान फोर्स किसी भी कीमत पर इस इलाके में तालिबान को डोमिनेट नहीं करने देगी। तालिबान की जो हालत है, तालिबान की जो आदत है, वो आप जानते हैं। आज ही एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तालिबान ने अफगान सरकार के टॉप मीडिया अफसर की हत्या कर दी। दावा खान की हत्या उस वक्त की गई जब वो जुमे की नमाज पढ़ने गए थे और तालिबान ने कहा कि दावा खान को उनके किए गए कामों की सजा दी। तालिबान की इस हरकत की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, लेकिन आप जानते हैं कि तालिबान के लिए यह कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को, डिप्लोमेट्स को, जर्नलिस्ट को उन्होंने मार डाला है, उनकी हत्या कर दी है और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है। इससे पता चलता है कि तालिबान की नीति और नीयत क्या है। इसीलिए मनीष प्रसाद और बलराम दोनों से मैंने बार बार कहा कि वो अपना ख्याल रखें, बहुत ज्यादा रिस्क न लें। ये उन्होंने बड़ा रिस्क लेकर ये रिपोर्ट भेजी थी और मुझे लगता है कि लगातार अफगानिस्तान से वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। आज हमारे प्लेयर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जेस्चर दिखाया वैसा पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और यही बात है कि यह मोदी को दूसरों से अलग करती है। आज सुबह सुबह ओलंपिक में भारतीय विमेन हॉकी टीम का ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच था। पूरे देश को उम्मीद थी लड़कियां जीतेंगी, ब्रॉन्ज मिलेगा। हमारी टीम बहुत अच्छा खेली भी, आखिरी वक्त तक लड़ती रही, लेकिन जीत नहीं पाई। हमारी टीम भले न जीती, हमें मेडल भले न मिले, लेकिन हमारी टीम को पूरे देश ने अप्रिशिएट किया, उसने पूरे देश का दिल जीत लिया। लेकिन चूंकि हमारी प्लेयर्स तो मेडल चाहती थी, पूरे देश की उम्मीद पूरी करना चाहती थी, इसलिए हार से उनका दिल टूट गया। मैदान में हम सब ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे, वो वहीं बैठ गई थी, उनका मन भारी था और बाद में भी बेटियां बहुत दुखी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया, वीडियो कॉल थी, सामने प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश की बेटियों का हौसला बढ़ाया, उनसे कहा कि वो निराश क्यों हैं, पूछा रो क्यों रही हैं। एक गार्जियन की तरह कहा कि वो तो देश की हीरो हैं। उन्होंने देश का मान बढ़ाया और देश को उन पर गर्व है। प्रधानमंत्री की बातें सुनकर, एक पिता की तरह, एक अभिभावक की तरह बात करते देखकर प्लेयर्स बहुत इमोशनल हो गई। उनकी आंखें आंसू से भीग गईं, गला रूंधने लगा, एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये सब सुन रहे थे, देख रहे थे। उन्होंने बेटियों से कहा कि चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपके सपोर्ट में है। आपने जो पसीना बहाया, जो मेहनत की, वो भले ही मेडल न ला सकी हो, लेकिन ये मेहनत, ये जज्बा देश की करोड़ों बेटियों के लिए इंस्पिरेशन बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी और विमेन्स हॉकी टीम के प्लेयर्स का ये पूरा संवाद, पूरी बातचीत आज पूरे देश को सुनना चाहिए। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना?
और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaste. हमारी लड़कियों के इमोशन को समझा जा सकता है, उनके आंसुओं को देखा जा सकता है, क्योंकि वाकई में बहुत मेहनत की थी, आखिरी वक्त तक लड़ती रहीं। और मोदी भी इस मैच को लगातार देख रहे थे। मैच के दौरान नवनीत की आंख पर चोट दिखाई दी। मोदी ने इस बात को नोटिस किया, पूछा चोट कैसी है, कहीं आंख पर चोट तो नहीं लगी। तो ये बड़ी बात है। सलीमा टेटे कितना तेज दौड़ी वो भी मोदी ने देखा। वंदना ने कितनी मेहनत की ये भी उन्हें पता था। और सबसे बड़ी बात है कि हारी हुई टीम से कोई बात नहीं करता, लेकिन ये बदले हुए भारत की तस्वीर है, जब हार जीत का नहीं, प्रतिभा का, टैलेंट का सम्मान हो रहा है। देश हमारे विजेताओं के साथ खड़ा है, उनका हौसला बढ़ा रहा है, उन्हें इनाम दिया जाएगा, लेकिन हारने वाली टीम को भी उसकी मेहनत और लगन के लिए इनाम दिया जाएगा। और यह बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह एग्जाम्पल सेट किया है। और दूसरा उदाहरण है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का। उन्होंने भी ओलंपिक टीम से बात की। ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे उड़ीसा की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, नवीन पटनायक का योगदान है। मेंस और विमेंस हॉकी टीम को उड़ीसा सरकार ने स्पॉन्सर किया था। प्लेयर्स के रहने का, खाने का, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने का जो खर्चा है वो नवीन पटनायक की सरकार ने दिया। इसलिए जब नवीन पटनायक ने फोन किया तो सारे प्लेयर्स ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहा, शुक्रिया अदा किया, थैंक यू कहा। आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा खेला था। आपने गेम हार गया पर हमारे दिल जीत गए। आप सबको बधाई हो, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है। आप यहाँ 17 तारीख आ रहे हैं, फिर हम मिलेंगे। फिर आप सबको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है, इतनी अच्छी तरह खेला है। थैंक यू सर, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा सरकार ने हमें इस जर्नी में बहुत हेल्प की है। जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स का एक हब बन चुका है। इतने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आप होस्ट करवाते हो, हमारी टीम को उड़ीसा गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। तो इस जर्नी में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपने हमें हर मोमेंट पे इनकरेज किया, सपोर्ट किया। सो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप सब खुश रहिए। आपका बहुत समय आगे है, मेहनत करते जाइए और हम सब उड़ीसा में आपको सपोर्ट करते जाएंगे। नवीन पटनायक ने बहुत कोशिश करके हिंदी बोली और बड़ी अच्छी हिंदी बोली और बहुत एनकरेज किया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हमारे खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे, प्रधानमंत्री उनका हौसला बढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री उनका उत्साह बढ़ाएंगे, उन्हें खेल की सुविधाएं देंगे, तो मेडल अपने आप आएंगे। ये शुरुआत है। हमारे खिलाड़ियों में न तो टैलेंट की कमी है,
न कमिटमेंट की कमी है, न डेडिकेशन की कमी है। आप सोचिए कि बांस की लकड़ी को हॉकी बनाकर खेलने वाली लड़कियां अगर ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हैं, दुनिया में नंबर 4 की टीम हो सकती हैं। अगर आधा दूध और आधा पानी पीकर लड़कियां ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसी ताकतवर टीमों को हरा सकती हैं, तो उन प्लेयर्स को अगर अच्छी सुविधाएं मिले तो हर खेल में तिरंगा फहराने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हॉकी को एक नई लाइफ दी है, नई जिंदगी दी है और प्लेयर्स ने अपना काम कर दिया है। अब देश भर में लड़के लड़कियां हॉकी की तरफ प्रोत्साहित होंगे, कुश्ती की तरफ प्रोत्साहित होंगे, बॉक्सिंग की तरफ प्रोत्साहित होंगे। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जिससे हमारे खिलाड़ियों को दुनिया के बड़े बड़े देशों के खिलाड़ियों जैसी सुविधाएं मिले, ट्रेनिंग मिले, कोचिंग मिले। और फिर वो दिन दूर नहीं है जब ये खिलाड़ी हमारे देश की उम्मीदों को पूरा कर सकेंगे। कोरोना को लेकर मेरे पास 2 खबरें हैं, एक राहत देने वाली और एक चिंता बढ़ाने वाली। ड्राइव को लेकर अच्छी खबर यह है कि अब देश में 50 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं और खास बात यह कि पिछले 20 दिन में वैक्सीन की 10 करोड़ डोज लगाई गई, यानी अब देश में हर रोज एवरेज 50 लाख वैक्सीन लग रही हैं। हालांकि इस उपलब्धि के साथ चिंता बढ़ाने वाली खबरें भी आई हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के 44,663 नए मामले सामने आए और इस दौरान 464 लोगों की मौत हुई। पिछले 6 दिन में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़े हैं, लेकिन बढ़े हैं। 1 अगस्त को 41,831 केस रिकॉर्ड हुए थे और अब यह संख्या करीब 45,000 हो गई है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के केसेस चिंता बढ़ा रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र के अलावा साउथ इंडिया के 4 स्टेट्स शामिल हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 4-5 स्टेट हैं जहां कोरोना के नए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता केरल ने बढ़ाई, जहां आज करीब 20,000 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में आज कोरोना के करीब 5,500 केसेस सामने आए। आंध्र प्रदेश में करीब 2,200 और कर्नाटक में करीब 1,800 नए केसेस सामने आए। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 2,000 नए केसेस सामने आए हैं। तो ये चिंता की बात है, इसलिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। और एक जरूरी बात आपको बता दूं कि WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन की दोनों डोज लगाना जरूरी है और इसके साथ साथ सावधानी बरतना भी जरूरी है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि अभी कम से कम 6 महीने पूरी सावधानी की जरूरत है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में लापरवाही हुई तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, फिर तीसरी वेव आ सकती है, खतरनाक हो सकती है। तो मेरी आपसे अपील है कि सावधानी बरतिए और मास्क जरूर पहनिए, यह आपका सुरक्षा कवच है। अब स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हो गया है। आपको हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की अफगानिस्तान से भेजी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई। वॉर जोन से मनीष प्रसाद ने और भी बहुत सारी तस्वीरें भेजी हैं। खतरा उठाकर, रिस्क लेकर वॉर जोन से जो तस्वीर उन्होंने भेजी वो दिल दहलाने वाली है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।